हेलो बच्चों, ये वीडियो जेई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन किसी भी वजह से अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट 5 माइंडसेट जो कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है विच इज परफेक्ट रेसिपी फॉर द डिजास्टर। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि अभी तो मैं केवल 50% जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कवर करके जाऊंगा, वेरी डेडली माइंडसेट। और सेकेंड, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि विल कवर द सिलेबस फ्रॉम वन शॉट, अगेन बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है उस बच्चे से। थर्ड, विल ट्राई टू क्लियर द कट ऑफ इन मैथ्स। मैथ्स मैंने इसे लिखा है यूजली बच्चों का मैथमेटिक्स काफ़ी बच्चों का वीक होता है, तो उनको लगता है कि एक सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे मैथ का मतलब कि एक सब्जेक्ट में तो मैं जस्ट कट ऑफ क्लियर करूंगा, बाकी दो में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया, विल गिव लॉट्स ऑफ टेस्ट बस्ट इन द एंड, कि अभी तो मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ बट टेस्ट में जाके बिल्कुल लास्ट में दूंगा। पांचवा हो गया, विल फोकस ऑन द अप्रैल अटेम्प्ट, कि मैं ढंग से करता हूँ, आराम आराम से करता हूँ, अपनी पेस पे करता हूँ और मैं अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छे से दूंगा। तो ये पांच में से अगर आपका कोई भी माइंडसेट है तो इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टरस रिजल्ट फॉर यू। ये मैंने पिछले कई सालों से देखा है और इसके बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाई दीज पॉइंट्स आर वेरी डेंजरस एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो साल है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर। एंड हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत पढ़ के उसके हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए। वी शुड बी सीरियस कि इस पे हमारी पूरी प्रोफेशनल करियर डिपेंड करता है। तो इन सब माइंडसेट की जरूरत ही क्यों पड़ी कि डेफिनेटली किसी ना किसी रीजन से, वन रीजन और अदर, प्रिपरेशन अभी तक सारा कुछ हैफ हेजर्ड चल रहा होगा, अच्छा नहीं चल रहा होगा एंड कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। तब जाके किसी ने बच्चे के दिमाग में इनमें से कुछ ना कुछ आया कि ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करेगा। एंड आई हैव सीन कि बच्चों के पास जब इस इनमें से किसी के ऊपर भी जब वो आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में जब उनको रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और फिर कोर्स करेक्शन का टाइम भी नहीं बचता है। तो इसके बारे में मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में आई विल डिस्कस के वाई दिस इज परफेक्टली परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। ऐसे बच्चों के लिए जिनका कोर्स किसी भी रीजन से अच्छा नहीं चल रहा है उनके लिए टीम कंपटीशन लाया है अपना आइकॉनिक कोर्स, दैट इज सी क्यूब, दैट इज कंपटीशन क्रैश कोर्स। कहने के लिए क्रैश कोर्स है बट इसमें भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। एंड अगर कोई बच्चा अब जाके सीरियस हुआ है तो अभी भी जो बचे हुए टाइम है उसमें सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, कोर्स कवरेज हो गया, डेप्थ हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, टेस्टिंग हो गया, इन सब को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, वो सब एक्सपीरियंस इस कोर्स के अंदर नजर आएगा। इट इज डिजाइंड बाय द पीपल हु हैव टॉट इन कोटा फॉर डिकेड्स, जिन्होंने थाउजेंड और हजारों लाखों बच्चों को देखा है, हर बच्चे की जर्नी को देखा है और अपने एक्सपीरियंस से एक एक पार्ट को, एक एक एलिमेंट जो इस कोर्स का है उसको डिजाइन किया गया। काफी बच्चों को यह दिक्कत होती है कि काफी टाइम उनका वेस्ट हो जाता है केवल प्लानिंग करने में कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने चाहिए। कभी कोई बोल देगा डेली 100 क्वेश्चन करना चाहिए, फिर वो 5-10 दिन इसको करने की कोशिश करेंगे, जैसे तैसे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा के ऐसे करने की कोशिश करेंगे बट देन दे विल रियलाइज कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, कि ये पॉसिबल नहीं है। बट जब तक वो जो 5-10 दिन थे वो एक बहुत क्रूशियल टाइम उनका वेस्ट हो चुका होता है। तो जितना भी इसके बाद हम लेट करेंगे हमारी जो रैंक होगी या जो हमारा सिलेक्शन होगा वो कॉम्प्रोमाइज होता ही चला जाएगा और जो कम बैक करना हो गया वो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो इस कोर्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जो इसका स्टार्टिंग डेट है दैट इज 29 ऑफ दिस मंथ, सितंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। जो इसकी फीस है वो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक सिंसियर फीस है 3999। एंड अगर कोई बच्चा सीरियसली सारी क्लासेस अटेंड करता है और उसका मतलब वी आर श्योर कि जो बच्चा भी इसको अटेंड करेगा और उसका अगर एक एवरेज आईक्यू भी है जो एक प्रिपरेशन करने वाले बच्चे का होता है, प्लस वो हार्ड वर्किंग है, जो जो इंस्ट्रक्शंस उसको बोला जा रहा है वो उसको फॉलो करे तो उसका आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगा। बट उसको रिवॉर्ड करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर किसी भी बच्चे का 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आएगा, चाहे अटेम्प्ट 1 में चाहे अटेम्प्ट 2 में, तो वी विल रिफंड द फीस लेस जीएसटी, मतलब जीएसटी वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के। तो फीस तो 3999 है बट अगर आपका 97 परसेंटाइल आता है या तो फर्स्ट में या सेकेंड में तो आपको 3389 वी विल गिव यू बैक। अच्छा, ये जो गिव यू बैक वाली चीज़ है ये ऑफकोर्स एडवांस का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमारी अकाउंटिंग टीम रिलेटिवली फ्री होती है, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने का, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो सीरियस होते हैं बिल्कुल लास्ट में आके वो इस कोर्स की हेल्प से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें से वापस रिफंड ले लेते हैं। जो भी बच्चे सिंसियरली तैयारी करते हैं तो इतना बड़ा डेटा होता है कि उसको प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज बीच में जब मेंस का एग्जाम आएगा, एडवांस का एग्जाम आएगा तो टीम हमारी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो जो ये रिफंड वाला प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं जब एडवांस का रिजल्ट आ जाता है एक बार उसके बाद। बट डेफिनेटली एवरी ईयर वी डू गिव रिफंड
टू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों के 99 परसेंटाइल प्लस आता है और 97 तो बहुत ही सारे बच्चों का आता है। अच्छा, जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 6 डेज इन अ वीक। जो कोर्स कंप्लीशन है, मतलब जो इसमें लेक्चर्स आएंगे वो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे, ताकि बच्चे का एकदम डिसिप्लिन बना रहे, उसको डेली पता होगा कि क्या क्या करना है उस दिन। हर दिन का अगर टास्क बच्चे को पता है तो काफ़ी टेंशन उसकी इसी चीज़ से ख़त्म हो जाती है कि बस वो टास्क को कंप्लीट करने में उसका पूरा टाइम जो है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। उसको ये नहीं कि खुद रुक के उसको सोचना है कि आज मैं क्या करूं, कल क्या करूं। तो इसलिए जो क्लास की जो शेड्यूलिंग है वो हमारी दिसंबर तक चलेगी। बट ऑफ कोर्स ये जो कोर्स है वो बाकी के जो एग्जामिनेशन है, MSCET हो गया या फिर WBJE हो गया या फिर बिट सेट हो गया, इस तरह की जो एग्जामिनेशन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो भी मेंस की जैसे एग्जामिनेशन है। इसलिए इस कोर्स का जो आपके पास एक्सेस रहेगा वो JEE एडवांस का जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपके पास एक्सेस रहेगा। क्लासेस तो यहीं पर खत्म हो जाएगी, बट उसके बाद भी यू कैन रेफर टू ऑल द लेक्चर्स एंड जो भी रिसोर्सेज हैं। ओके, तो इस बैच में रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तथा डायरेक्टली रजिस्टर करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके आप कर सकते हैं, या फिर i.competition.com वेब पे या कंपटीशन ऐप के ऊपर जाकर भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो लिटिल बट अबाउट दिस कोर्स। जो टेस्ट होगा वो एवरी वीक होगा, इसमें हर वीक के बाद टेस्ट होगा, ताकि बच्चे को टेस्ट के थ्रू भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आती है कि उसके क्या क्या वीक एरियाज है, वो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन उसका कैसे अच्छा कर सकता है, कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा कर सकता है। तो एवरी वीक टेस्ट होगा। ऑफ कोर्स टीम कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स एकेडमिक इनपुट। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है सीरियस टीचिंग में, और उन्होंने मतलब टॉप 10 से लेके जो 1 लाख तक के बच्चे आते हैं या जिनकी रैंक 2 लाख आती है, हर तरह के बच्चे को पढ़ा रखा है। तो सबकी मेंटालिटी से वो वाकिफ़ हैं, तो उन्हें पता है कि बच्चे के पास अवेलेबल टाइम कितना होगा, ये ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, मटेरियल कितना होना चाहिए, कितनी डेप्थ तक हमें कवर करना चाहिए, ताकि उसका मैक्सिमम पॉसिबल उसको एक तैयारी दी जा सके। तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट इट। बस जो इसमें बोला जा रहा है, अगर कोई वो बच्चा 100% फॉलो कर ले, आराम से उसका 99.5% प्लस आ जाएगा। कोई 80% फॉलो करता है तो भी उसका 99 परसेंटाइल आ जाएगा, और कोई 70% फॉलो करता है तो उसका 98 परसेंटाइल, एंड सो ऑन। मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, बट यू शुड गेट द फीलिंग या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपका जो सारा टाइम है या सारी एनर्जी वो इसमें लगेगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो हम पूरी तरीके से फॉलो करें, उनको हम जितनी भी टास्क दी गई हैं उनको हम कंप्लीट करें, तो आपका बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगा। बाकी ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर के, कितने क्वेश्चन करें, कितने PYQ करें, कहाँ से करें, किस लेवल के क्वेश्चन करें, फिर अलग अलग चैप्टर की वेटेज अलग अलग होती है, उनकी लेंथ अलग अलग होती है, उसमें किसी में ज़्यादा क्वेश्चन करना, किसी में कम क्वेश्चन करना, क्वेश्चन की जो जिसे बोलते हैं ना कि रिटर्न चैप्टर पे अलग अलग तरह का होता है, तो वो सारा कैलकुलेशन हैज़ बीन डन, वो सारी रिसर्च हमने कर रखी है। उसमें बच्चे को रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि ये इतना ह्यूज डेटा है। 2019 से लेके अब तक इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं कि बच्चा अगर उसको खुद एनालिसिस करने बैठे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद वो छोड़ ही देगा। तो वो सारी एनालिसिस हमने कर रखी है, तो आपको तो बस जो चीज़ें बोला जा रहा है, इफ दैट यू आर एबल टू डू मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे तो जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि टेस्ट होगा, मेटिकुलसली क्राफ्टेड DPP मिलेगा आपको, कि जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन का बैलेंसिंग होगा। डाउट क्लासेस डेली जूम क्लास होगा, प्लस 24/7 टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध होगी, जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, और लाइव जूम क्लासेस भी डेली होगी, वहाँ पे भी जाके आप फेस टू फेस बातें कर सकते हो, टीचर से डाउट पूछ सकते हो। डिटेल्ड सोल्यूशन फॉर द मटेरियल गिवन, जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ऑथेंटिक गाइडेंस एंड कंप्लीट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑथेंटिक गाइडेंस का मतलब ये कि आज की डेट में इतने सारे चैनल खुल गए हैं, उसमें बहुत सारे लोग जिनको टीचिंग का एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने खुद JEE दिया होगा, कुछ लोगों का क्लियर हो गया होगा, कुछ का नहीं क्लियर हो गया होगा, बट नाउ दे हैव बिकम इन्फ्लुएंसर। तो वो एज गैप बच्चों का यूजली कम होता है, तो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि ऐसे बच्चे ने जिसको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो केवल अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा। अब कोई बच्चे का रैंक मान लिया 2500 आया, तो उसने केवल अपनी जर्नी देखी है, उसका सारा चीज बायस्ड होगा अपनी थिंकिंग से। ज़्यादा से ज़्यादा उसने 2-4 लोगों को और अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखा होगा, बट जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उसको लाखों बच्चों का डेटा उसके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में फीड रहता है कि क्या बच्चा, मतलब जो 2500 रैंक पे बच्चा होगा वो 25,000 वाले बच्चे की मेंटेलिटी समझ ही नहीं सकता।
उसको जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस सी लगेंगी, हो सकता है कि दूसरे बच्चे को उसी जगह पे प्रॉब्लम हो। तो इसलिए यहाँ पे राइट मेंटर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम गलत डायरेक्शन में 1 महीने चले गए तो इतना दूर हो जाएंगे अपने लक्ष्य से कि वापस आना हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। तो इसलिए ऑथेंटिक गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंप्लीट गाइडेंस का मतलब यह है कि आगे किस किस तरह के फॉर्म आएंगे, कब आएंगे, उनको कैसे भरा जाएगा, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड, सो दैट स्टूडेंट नीड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम ऑन वेब कि वो ढूंढ रहा है कि ये इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा। उस तरह का सारा कंप्लीट गाइडेंस प्लस कुछ कुछ बच्चों को उनकी सिचुएशन यूनिक हो सकती है, कुछ कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने जो मेंटरशिप सेशन है वो भी यहाँ पे लिए जाते हैं। वो अपने प्रिपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है वो डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकता है इस सेंस में। जो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर है दैट इज 75 पर सब्जेक्ट, मतलब पूरे कोर्स को 25 पार्ट में बांटा गया है। एंड ऑन एंड एवरेज पर चैप्टर इसमें 50 थ्योरी लेक्चर आएगा प्लस 25 प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, जिसमें केवल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो अगर कोई बच्चा इतना कर लेता है तो उसको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हो जाएगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ये जो कोर्स डिज़ाइन है वो ऑफकोर्स मेंस का क्रैश कोर्स है। क्रैश कहने के लिए है, अदरवाइज जैसे नंबर ऑफ लेक्चर्स यू कैन सी कि ये 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो इसमें 50 प्लस 25 काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से यहाँ पे कोर्स कवरेज होगा। हु शुड ज्वाइन सी क्यूब? तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे का इस स्टेज पे आकर भी अगर कोर्स कंप्लीशन लेस देन 30% है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि बचे हुए टाइम में या तो एकदम घास काटी जाएगी या फिर उसका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे को अभी मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक क्लीन स्लेट से दोबारा स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली हो पाएँ। फिर प्लानिंग टू लीव सम टफ चैप्टर, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे, ये ठीक है। और इतनी सारी शिफ्ट आती है, उसमें हर शिफ्ट में किसी न किसी तरह के वेरिएशंस आते हैं। अब वो हो सकता है कि जो हम टफ चैप्टर छोड़ के चले जाएं उनमें से बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये डाटा तो उनके पास भी रहता है कि यूजली बच्चों को ये चीज़ से टफनेस लगती है, तो वहाँ पे वो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। एक दो क्वेश्चन भी अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी रैंक का सैकड़ों में नहीं हजारों में हमारा उसका फर्क पड़ता है। बच्चे मतलब बहुत दूर चले जाते हैं और उससे हो सकता है कि हमारा ब्रांच चेंज हो जाए अगर हम एनआईटी वगैरह में जाने की सोच रहे हैं तो, और ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट चेंज हो जाए, इस तरह का चीज़ हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑप्टिमाइज करें हर एंगल से, और उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज चाहिए। एक बच्चा जो खुद प्रिपरेशन कराए, जो खुद भ्रमित है कि क्या करूं क्या नहीं छोड़ूं, वो ये सब डिसीजन नहीं ले सकता। यानी कुछ बच्चे ऐसे ही हो सकते हैं जिनकी 11th क्लास रूइन हो गए, वो 12th में उन्होंने मेहनत की होगी, क्योंकि 11th को बहुत सारे बच्चे लाइटली लेते हैं, तो 12th में उन्होंने मेहनत की होगी, अब 11th का पार्ट पूरा उनका उड़ा हुआ है। 11th में भी 40 to 50% तो वेटेज होता ही होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए सी क्यूब कुड बी वन ऑफ द आइडियल कोर्स, जिससे वो अपना 11th भी स्ट्रॉन्ग करके बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेप डिरेलमेंट ड्यू टू रॉन्ग कोचिंग सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, आजकल दिस इज वेरी कॉमन फेनोमेना कि जो सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो 20-20 साल से चल रहे हैं या फिर जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, वहाँ पे भी बीच में फैकल्टी छोड़ के चले गए। एक एक महीने तक एक सब्जेक्ट में क्लास ही नहीं हो रहा है, कहीं कहीं सेंटर ही बंद हो गए। और मतलब ऐसी कंपनियां जो सो कॉल्ड $1 बिलियन कंपनीज हैं, वहाँ पे भी इस तरह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो उसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, वो तो हो सकता है कि प्रचार को देख के उन्हें लगा कि इतनी बड़ी कंपनी थोड़ा धोखा देगी, या इनके पास तो इतने रिसोर्सेज होंगे ही होंगे कि टीचर अच्छे ले आएँ। उस तरह की दिक्कत से भी बहुत सारे बच्चों का, जिनकी अपनी कोई गलती नहीं होती, जो खुद पूरा मेहनत कर रहे हैं, बट ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनका जो भविष्य है वो दाव पे लग जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग कोचिंग सिलेक्शन। देन कोर्स माइट बी लैगिंग इन ऑफलाइन क्लासेस में। बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि वो बैच को धीरे धीरे बना रहे होते हैं, स्पेशली जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे बच्चे धीरे धीरे लेते हैं, तो शुरू में तो बहुत स्लो पढ़ाते रहते हैं और फिर बिल्कुल लास्ट में आके एकदम वो घास काट देते हैं कि 2-2 दिन में एक एक चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। तो अब जो बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है उसमें एक मिनिमम आईक्यू होना एक्सपेक्टेड है। तो अभी तक प्रिपरेशन करते हुए आराम से 3-4 महीने हो चुके हैं। तो अगर नाउ यू आर रियलाइजिंग कि अगर अभी तक 4 महीने में इतना सिलेबस खत्म हुआ है तो अगले 4 महीने में कितना सिलेबस खत्म होगा, तो उस हिसाब से मैनी स्टूडेंट विल फाइंड के ऐसे तो 60% सिलेबस भी नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि या तो सिलेबस अधूरा रह जाएगा या फिर लास्ट का सिलेबस बहुत बुरी तरीके से खत्म होगा। तो इस टाइम पे कॉल लेने की जरूरत है कि सिस्टमैटिकली पूरा सिलेबस फिनिश होना चाहिए, बिकॉज जनवरी अटेम्प्ट ऐसा है जहां पे
बहुत कम कंपटीशन होता है। अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंटेंस हो जाता है, बच्चे 20-30 मार्क्स अपने बढ़ा के भी उनकी परसेंटाइल कम हो जाती है, हर साल देखा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली जो बच्चा 13th में है कि वो जनवरी अटैम्प्ट के ऊपर मतलब उसको ऐसे ना जाने दे। जनवरी अटैम्प्ट में बेस्ट पॉसिबल जिसे बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी है रैंक लाने का। फिर सी क्यू विल गिव परफेक्ट लॉन्च पैड पोस्ट दिस एडवांस। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जिनका रियल जो टारगेट है वो एडवांस का एग्जामिनेशन है, बट किसी भी रीज़न से दोनों उनके साथ चल ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि इस हिसाब से तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो इस टाइम पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। दे शुड अंडरस्टैंड कि अभी तक पहले तो मेरे को मेंस को सिक्योर तो करें, मेंस में एक ऐसी रैंक आए जनवरी वाले में ताकि मैं मेंस की तरफ से टेंशन फ्री हो पाऊँ, ताकि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड आधा मई इस टाइम को हम फुल्ली डिवोट कर पाएँ एडवांस के लिए। अगर जनवरी का टाइम अच्छा नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं होगा, तो बहुत सारे बच्चों का जो आगे वाला टाइम है 3-4 महीने का वो भी बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दे विल बी उनका माइंड डिवाइडेड रहेगा कि मैं मेंस का कितना प्रिपरेशन करूं अप्रैल अटैम्प्ट के लिए और एडवांस का कितना करूं। और अगर हमने मेंस का ही अटैम्प्ट किया फुल्ली अप्रैल तक, तो उसके बाद काफ़ी टाइम कम बचेगा एडवांस का चीज़ करने में। और एडवांस में आजकल तो केमिस्ट्री में ही 30% सिलेबस एक्स्ट्रा है। तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस कि अभी हमें केवल मेंस पे फोकस करना चाहिए। दोनों को ज़बरदस्ती साथ लेके चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी भी दूसरे से कंपेयर करके ऐसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना क्या होगा कि दोनों ही हमारे हाथ से फिसल जाएगा। इट शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सी क्यू विल गिव यू दैट लॉन्च पैड कि अभी से लेके हम इफेक्टिवली मेंस की तैयारी करें मेंस 1 तक, और मेंस 1 के बाद में हम परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं एडवांस की। ठीक है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स विद 100% कमिटमेंट फॉर हिज सक्सेस। मतलब इस वाले कोर्स में बहुत सारी जगह पे यू विल फाइंड कि वो जैसे काम चोरी जो होते हैं ना उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं तो 1.5 घंटे बैठ ही नहीं पाता, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम है तो एक इस लेक्चर को आधा आधा घंटा करके 3 बार देख सकते हो। नहीं, ये तो नॉर्मलाइजेशन करना हो गया काम चोरी को, इससे सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मतलब इस कोर्स को लेने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और एक दिन में 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सारा क्लासेस, होमवर्क, और फिर उसके बाद जो रिवीजन होता है, इन सब में आपका 12 घंटे के आसपास तो डेली चाहिए ही होगा। जब ये करोगे देन देर इज ए होप। प्लस जैसा मैंने बोला कि एक एवरेज आईक्यू होना चाहिए जो जेई एस्पिरेंट का होता है, तो फिर देयर इज़ ए वेरी गुड चांस कि यू कैन क्रॉस दैट 99 परसेंटाइल। तो यहाँ पे मैं मतलब हम कोई ऐसे झूठे सपने नहीं दिखा सकते कि इसको कर लो, ये ठीक है हंसते खेलते हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू गिव योर 100%। एंड इफ़ यू आर, जैसे इतनी बार इतनी दिनों तक बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा, जो सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने ज़रूर ट्राई किया होगा, बट समहाउ कुछ ना कुछ उनका फेलिंग हो ही रहा होगा। नाउ दे हैव रियलाइज के दिस इज माई लास्ट चांस, जो बचा हुआ टाइम है उसमें मेरे को बेस्ट देना है, एंड आई एम रेडी टू गिव माई 100%। ये ठीक है, विदाउट किसी भी डिस्ट्रैक्शन के, विदाउट ऐसे किए हुए कि हमने 15 दिन कुछ किया फिर मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को समझ में आया कि ये दिस विल नॉट वर्क, हम जाके फिर और दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढने लग गए। इस तरह की जो चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने पहले भी की होगी। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको पूरा रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, मेरे को इस जगह से कंप्लीट जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो 100% फॉलो करना है। बाकी किसी भी तरह की जो शोबाजी हो गया, या फिर जो जोकरियाई चलती रहती है ऑनलाइन के, कहीं वन शॉट के थ्रू, कहीं किसी के थ्रू। अब बहुत सारे जो सीरियस बच्चे हैं जो रियली में सेलेक्ट होने का जिनमें पोटेंशियल है, उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि दिस थिंग्स विल नॉट हेल्प। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि क्लास का माहौल लाइट होना चाहिए तभी मैं पढ़ सकता हूँ, तो वो अपने आप को पागल बना रहा है। पढ़ने जो जेई का सिलेक्शन है उसमें एवरीबॉडी नोज कि जो सक्सेस रेट है दैट इज लेस देन 1% आईआईटी के अंदर। तो उस बैंड में पहुंचने के लिए यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। बाकी सब जगह से डिस्ट्रैक्शन कट करके आपको इसमें 100% देना होगा, तभी ये कोर्स आपको सक्सेस दिला पाएगा। अदरवाइज नॉन सीरियस चीज़ों के लिए तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन में। ठीक है। और सी क्यू 1 सब्जेक्ट एट 0, ही कैन यूज सी क्यू। मतलब कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं 2 सब्जेक्ट में अच्छे हैं बट एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही 0 पे है, वो अपने निगलेक्ट की वजह से भी हो सकता है, उसको फोबिया भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए सी क्यूब इज परफेक्ट थिंग कि वो उस सब्जेक्ट के लिए सी क्यूब यूज कर ले, ताकि उसका
एक मिनिमम लेवल का प्रिपरेशन उसमें जरूर हो जाए और उस सब्जेक्ट की वजह से ऐसा ना हो कि उसका 99 परसेंटाइल रह जाए, या फिर हैफ-हैज़र्ड प्रिपरेशन हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या है कि मेहनत तो कर रहे हैं, लगातार 10-12 घंटे पढ़ भी रहे हैं, बट वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी वो लगा रहे हैं या फिर जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं वो ऑप्टिमम ना हो। तो ये एक वो चीज़, ये एक वो प्लेटफॉर्म देगा आपको जहाँ पे आपको एवरी डे आपको पता है कि क्या करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, केवल वो जो टास्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना है। ऐसे अगर करोगे तो सिस्टमैटिक वे में लास्ट तक सिलेबस खत्म हो जाएगी। मेरे को खुद सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चैप्टर मैं कब तक फिनिश करूं, कितने क्वेश्चन करूं, फिर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से रिवाइज करें, कब टेस्ट दें, किसने चैप्टर का टेस्ट दें। जो इतनी सारी थिंकिंग बच्चे के ऊपर जो लोड आ जाता है उसकी वजह से जो खुद अपनी प्रिपरेशन को प्लान आउट करने की कोशिश करते हैं वो इसलिए कई बार फेल करते हैं। तो दिस इज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो जो हैफ हैजर्डनेस है उसको खत्म करके एक सिस्टमैटिक वे में पूरा अपना लास्ट का एफर्ट दिया जाए, तभी जितनी भी हम फोर्सेज लगा रहे हैं वो अलाइन होगा, तो फिर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आएगा। शैलो लर्निंग, कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि वो किसी पब्लिक बैच में पढ़ रहे हैं जहाँ पे हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन में यूजली बैच सिस्टम होता है और बैच सिस्टम बनाने का एक पर्पज़ ये होता है कि जिन बच्चों का थिंकिंग और या फिर रिसेप्टिविटी एक जैसी है उनको एक ही होमोजीनियस बैच में रखा जा सके। अगर ऑनलाइन में कहीं पे भी एक साथ बिठा के मान लिया 5,000 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें से किसी भी बच्चे का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि 60% क्राउड ऐसी होगी जो वहाँ पे केवल हा हा ही करने आई होगी, और 20-30% ऐसा होगा कि जिसको मतलब मोटिवेटेड ही नहीं होगा, जो बोर हो जाएगा। हार्डली उसमें 5,000 में से 50 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको रियली में सिलेक्शन से फ़र्क पड़ रहा होगा। उनका मतलब जो पूरा कैरियर है, जो पूरे परिवार की हैप्पीनेस है, वो उसी सिलेक्शन पे टिकी होंगी। अब ऐसे सीरियस बच्चों के हिसाब से उस बैच में पढ़ाई नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वो पढ़ाई चलेगी तो बाकी के जो 4,000 बच्चे वो भाग जाएंगे, उनको मज़ा ही नहीं आएगा। तो उनको मज़ा देने के लिए टीचर विल बी वेस्टिंग इंटायर बैच टाइम। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो लर्निंग है वो शैलो लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि एक दो चुटकुला क्रैक कर दिया, बीच में कुछ ऐसी एक डेफिनेशन लिखा दी, फिर एक क्वेश्चन करा दिया, फिर कुछ बोल दिया, ये ठीक है। इस तरह की चीज़ों से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई में तो क्या होता है कि व्हेन वी गेट इनटू समथिंग, फिर और डेप्थ में उतरना, और डेप्थ में उतरना, और ज़्यादा कंसंट्रेशन, और ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और ज़्यादा डीप चीज़ों को समझने के लिए। अगर बीच में हम कोई ऐसे बार बार चुटकुला क्रैक कर रहे हैं या किसी पे कमेंट कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा फ्लो टूटता है। तो जो सीरियस बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसको इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लें, अदरवाइज हमारा पूरा करियर खतरे में आ सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा कि 11th कोर्स तो उनका हो गया है, बट वो रिवीजन बिल्कुल नहीं किया। उस टाइम पे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब उन्हें लगता है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, और नोट्स रिवाइज करने से भी फायदा नहीं हो रहा है। तो पूरे सिलेबस को करना पॉसिबल नहीं है जो बच्चा 12th में पढ़ रहा होगा। तो उसके लिए दीज लेक्चर्स कुड बी बून कि पूरे लेक्चर भी ना करने पड़े और बिल्कुल रिवीजन से भी काम नहीं चल रहा है। तो दिस इज़ अ पाथ इन बिटवीन जिससे वो पूरा अपना 11th अच्छा कर सकता है। और वहाँ पे ऑफ कोर्स 40-50% पेपर का 11th से ही आता है, तो वो भी हमारा सॉलिड किया जा सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने लेट स्टार्ट किया होगा कहीं पे, जैसे लास्ट में बैच बनाया गया होगा, फिर उन्होंने अभी तक उन्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि इस हिसाब से तो हमारा कोर्स खत्म नहीं होगा जनवरी से पहले, क्योंकि आई हैव सीन एट मैनी प्लेसेस वो बोलते ही नहीं है, शुरू में तो कुछ नहीं बोलते और बिल्कुल नवंबर दिसंबर में जाके बोलेंगे भाई हमारा सिलेबस तो मार्च में खत्म होगा, बस हम तो ऐसे ही खत्म करेंगे ऑफलाइन में। ये ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चे के पास कोई ऐसा, जिसे बोलते हैं कि क्वेश्चन पीरियड नहीं बचता कि वो अपनी प्रिपरेशन जनवरी तक फिनिश कर पाए। ये ठीक, या फिर कुछ बच्चों का ह्यूज बैकलॉग हो गया है, अब वो बहुत ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट करेगा, पुराना करूँ अभी करूँ, कितनी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूँ ताकि सफिशेंटली मेंस 1 के लिए आई एम प्रिपेयर्ड। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमने बोला कि दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। फिर चेंजिंग स्ट्रैटेजी, कुछ बच्चे जैसे उन्होंने एक जगह से पढ़ना चालू किया, फिर पता लगा कि ये तो गलत गाइडेंस हो गया, ये तो पॉपुलर जो गाइडेंस था, मतलब पॉपुलर का मतलब क्या है कि जो हजारों बच्चे जिनको नेट पे देख रहे हैं वैसा सा कुछ उन्होंने बोल दिया। पॉपुलर इसलिए भी होता है कि बहुत सारे जो कामचोर बच्चे होते हैं उनको अगर आप कुछ ऐसी चीज़ दे दो जिसमें उनको मेहनत ना करनी पड़े तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी वीडियोस पे यू विल गेट कि यू विल सी के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि वो नॉन सीरियस बच्चों को ऐसी चीज़ें बता रहे हैं खुश करने के लिए। तो हो सकता है कोई अच्छा बच्चा जो मेहनत करना चाहता था वो उसमें फंस जाए, उसने एक आध महीने ये ट्राई किया, फिर उसे समझ में आएगा ये तो सब बकवास है, इस हिसाब से तो मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ गर्त में चला जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी
फिर उन्होंने कुछ और स्ट्रेटजी किसी और इन्फ्लुएंसर के ट्राई किया, वो भी काम नहीं किया। तो ऐसे 2-3 बार बच्चों को समझ में आ जाता है कि ऑथेंटिक गाइडेंस और ये जो इन्फ्लुएंसर बाजी है, इनमें डिफरेंस है। अगर IIT JEE में किसी को सिलेक्शन चाहिए तो यू हैव टू पुट योर 100% अपना उसके अंदर देना पड़ेगा। ये ऐसे हंसते खेलते नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए दिस इज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। एंड एज आई हैव सेड कि कुछ बच्चे जैसे स्पेशली जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जो बाकी के बच्चे 2-2 साल में चीज़ कवर कर रहे होंगे, वो ये बच्चे 6 महीने में या 7 महीने में, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उनको कवर करना होगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो मेंस भी कर लें, एडवांस के लेवल के भी क्वेश्चन कर लें। जो थ्योरी है वो तो, जो चैप्टर कॉमन है, एडवांस में कुछ पोर्शन तो एक्स्ट्रा हो गया जो सिलेबस का है, बट जो चैप्टर कॉमन है उसमें भी थ्योरी तो दोनों के लिए सेम ही है मोर और लेस। बस ये है कि मेंस में सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो भी अगर मेहनती है तो वो कर लेगा। बट जो एडवांस में होगा उसमें क्या होगा कि 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में होगा। तो एक क्वेश्चन को जो पहली बार बच्चा एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, उसे हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक्चुअल एग्जाम में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा, बट उसी की तैयारी चल रही है अभी, वो खूब टाइम लगा लगा के उन क्वेश्चंस को करेगा, देन ही विल गेट बेटर एट दिस। और एग्जाम में वो 5-7 मिनट के अंदर ही कर लेगा जो अलॉटेड टाइम है। बट अभी जो फाउंडेशन प्रिपरेशन के दौरान उसको खूब टाइम लगेगा। अब ये जो टाइम जा रहा है वो उसकी प्रिपरेशन में, अगर वो 6 महीने में ये सारा करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली वो पीछे पिछड़ता ही चला जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहले मेंस पे फोकस करें, फिर उसके बाद एडवांस। मतलब ये सारा काम करने के लिए हमें बाद में आराम से 4 महीने मिलेंगे, जहाँ पे 25 चैप्टर हैं। एक दिन में एडवांस के हम आराम से, मतलब अगर 12 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पर सब्जेक्ट मान लें, तो 18 क्वेश्चन हमें मिलते हैं जेई में करने के लिए 1 घंटे के अंदर। तो 18×36 72 क्वेश्चंस के आसपास हो गए, मतलब 4 घंटे में जो हम कर सकते हैं। 72 में से भी कट करके अगर हम बोले कि चलो 45 ही कर दिया, बहुत कम कर दिया हमने, तो भी 45 क्वेश्चन एक चैप्टर में एडवांस लेवल के करना इज ए ह्यूज अचीवमेंट। तो 25 दिन के अंदर तो एक ऐसी साइकिल खत्म की जा सकती है। तो बाद में जो 4 महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है अगर कोई बच्चा सिस्टमैटिकली तैयारी करे तो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11th-12th में तैयारी की, फिर 13th में उन्हें लगता है कि नहीं मैं तो खुद ही तैयारी कर लूँगा यूट्यूब वगैरह से, वो तैयारी स्टार्ट भी करते हैं फिर। बट आगे जाके, जैसे मैंने बोला ना कि प्लानिंग इज़ ए वेरी टायरसम एंड स्किल रिक्वायर्ड वर्क, वो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। तो शुरू में उन्होंने किया होगा, फिर उन्हें कुछ अनईजी लगा होगा तो उन्होंने और मेहनत किया होगा, थोड़ा स्टडी आवर्स बढ़ा दिया होगा, फिर कुछ एलिमेंट डाले होंगे, फिर किसी ने कुछ बोल दिया कि इस बुक से ये क्वेश्चन करने जरूरी है, वो करना चालू कर दिया। बट 2-3 महीने के बाद आके उन्हें लग गया होगा सारा कुछ है फेजड हो चुका है, उनका सारा चीज़ें जो प्लानिंग है दैट इज़ नॉट वर्किंग। प्लानिंग का मतलब ये भी है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रिवीजन हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस हो गया, टेस्टिंग हो गया, इनके बीच में बैलेंस बैठाना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। मतलब वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं शुरू के 2-3 साल में या 4 साल में, वो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके लिए भी हमें डिकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन सारे एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करने में। तो एक बच्चा तो मतलब उसका जो प्रिपरेशन है वो पटरी से उतर जाता है थोड़े दिनों बाद। तो ऐसे बच्चे के लिए इट इज़ अगेन वेरी मच आई वुड से गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी कि वो अभी अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला सकते हैं। ये मैनी फॉल्स स्टार्ट का मतलब ये कि एक कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले कुछ चीज़ स्टार्ट ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर दूसरी चीज़ ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। मतलब दे आर वर्किंग हार्ड बट सम हाउ थिंग्स आर नॉट क्लिकिंग। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया से बार बार अपनी स्ट्रैटेजी उठा रहे हो। तो उनके लिए भी दिस इज द लास्ट चांस टू गेट बैक। सो हाउ दिस क्रैश कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यूजली जो बाकी की जगह पे क्रैश कोर्स चलते हैं स्पेशली इन ऑफलाइन, वो क्या करेंगे कि एक बच्चों को बैठा लेंगे और फिर बोलेंगे कि उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे बच्चे बैठे होंगे। कोई पूरा कोर्स करके बैठा होगा, कोई आधा कोर्स करके बैठा होगा, कोई ये चाहेगा कि मैं शुरू से ही सारा कर लूँ। तो उन सबको खुश करने का मतलब क्या है कि किसी के भी लिए ऑप्टिमम कोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वो वाली चीज़ सेग्रीगेट कर ली है कि अगर कोई बच्चा, मतलब ऑफलाइन कोचिंग में तो यूजली वो क्या बोलेंगे कि हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पढ़ा देंगे, ये ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन करा देंगे और बोल देंगे कि ये हमारा क्रैश कोर्स हो गया। दिस क्रैश कोर्स, जैसा मैंने बोला कि नाम तो क्रैश कोर्स है, बट इसमें भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के लिए है, मतलब ये कोर्स कंप्लीशन के लिए, दिस इज नॉट फॉर रिवीजन। तो हमने तो क्या किया कि अपने क्रैश कोर्स को और जो हमारा रिवीजन कोर्स आएगा चैम्प कोर्स, उनको अलग कर दिया। चैम्प इज़ फॉर रिवीजन, जिन्होंने पूरा कोर्स कर रखा है उन्हीं के लिए, और सी क्यूब उनके लिए जिन्हें कोर्स करना है।
इस बचे हुए टाइम में अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है, उन्हें थ्योरी भी सीखना है, टेस्ट भी देना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन भी करना है, ये उनके लिए है। तो बिकॉज ऑफलाइन में लिमिटेशन होता है कि एक टीचर कितने लेक्चर्स पढ़ा सकता है, प्लस वो और भी लेक्चर्स ले रहा होता है, तो वहाँ पे इस तरह का सेग्रीगेशन करना इज आई विल से फाइनेंशियली नॉट वाइबल फॉर द इंस्टीट्यूट, तो इसलिए वो एक ही जगह पे खिचड़ी पका देते हैं। यहाँ पे वी कैन एड्रेस अलग अलग स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स। देन जस्ट सम थिंग्स टू पॉन्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट ट्राई टू ग्रैब टू मच। अगर तुम ये चाहोगे मैं अभी एडवांस का भी कर लूँ, मेंस का भी कर लूँ और कुछ भी ढंग से हो नहीं रहा, तो फिर दिस इज नॉट ए राइट थिंग। ये हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि अभी पहले मेंस पे ही फोकस करें, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि वो तो एडवांस की भी कर रहा है, जो मेरे साथ का बच्चा है तो मैं भी कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि मेंस भी नहीं होगा, एंड ये हमें बात बाद में जाके रियलाइज होगी। ठीक है, सी क्यूब इज फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी। आई वुड से सी क्यूब इज नॉट कि अगर टाइम कम है तो इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपको पहले से आता होगा, आपको पहले से नहीं आता होगा, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि गर्त में जा चुकी है। ऐसे बच्चों के लिए फ्रेश स्टार्ट करना है तो बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट होगा। सीक्यू का बस लॉजिक ये है कि पेपर में जो मेंस का पेपर आता है उसमें क्या है कि उनको रैंक देना है। ये ठीक है, 10 लाख बच्चों का पेपर है तो 2-3 लाख तो पहले रैंक ठीक ठाक आती ही हैं, उसके बाद भले ही सबका 0-0-0 स्टार्ट हो जाता हो, बट जो 2-3 लाख रैंक देने के लिए पेपर हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें इजी क्वेश्चंस भी आए, मॉडरेट भी आए, टफ भी आए, हर तरह के क्वेश्चन का मिक्स हो। तो सीक्यू में हम बेसिकली क्या करेंगे कि अगर कोई बच्चा इजी क्वेश्चन कर ले विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक, तो आराम से उसका 98-99 परसेंटाइल तक पहुंच सकता है। इजी प्लस मॉडरेट कर दे, अब वो जितने ज़्यादा मॉडरेट कर रहा है, मान लिया उसने बोला कि 4 मॉडरेट क्वेश्चन कर लिए पर सब्जेक्ट और 2-3 गलत कराया, तो भी उसका 99 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस ये रहता है कि जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग हमारा जा रहा है बट उसकी वेटेज कम है, या फिर उसको पेपर में वो बच्चा कर पाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उस वाले पार्ट को वी विल अवॉइड एंड वी विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज के जिस तरह के पेपर आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अलग अलग टाइम के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग होती है, उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके इसमें डाला गया है। ठीक है, तो इसलिए ये है उन्हीं बच्चों के लिए जो इस बचे हुए टाइम में अपना प्रिपरेशन पूरा करना चाहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके। दिस इज नॉट फॉर समबडी हु ऑलरेडी नोज। जो ऑलरेडी नोज वाला जो बच्चा होगा वो तो रिवीजन करेगा, वो ये वाला कोर्स क्यों करेगा। ठीक है, कंफ्यूज इन द मिडल ऑफ द जर्नी, सेल्फ डाउट, मतलब ऐसा होता है कि बच्चे जैसे प्रिपरेशन करते समय बीच में जाके खड़े हो गए, उन्हें ये समझ में नहीं है कि अब आगे कैसे जाएं, मतलब कितने क्वेश्चन करें, कहाँ से करें, क्या सोर्स करें, कितने PYQ करें। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। PYQ, इतने सारे PYQs हैं, कौन से PYQ करें, क्योंकि PYQ भी ईजी, मॉडरेट, टफ आते हैं। अब टफ आने में भी दो तरह के टफ हैं। पहले तो क्या था कि लास्ट के जो 10 क्वेश्चन आते थे उसमें हमें ऑप्शंस मिलता था कि 5 करने हैं और 5 छोड़ सकते हैं। अब तो लास्ट में 25 ही क्वेश्चन आते हैं और तो 25 के 25 करने होते हैं। जब 30 क्वेश्चन आते थे तब उन टाइम पे कुछ कुछ क्वेश्चन इतने टफ आते थे कि वो एडवांस को भी पार कर जाते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड के ये क्वेश्चन नहीं भी करता तो भी मैं 100 में से 100 ला सकता था, उस तरह की चीज़ों को विदाउट एनालिसिस किए हुए बच्चे बहुत सारे उल्टी सीधी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अपने हिसाब से, अपना उन क्वेश्चनों को देख के। तो अगर मान लिया इस तरह का चीज़ है कि हमारा प्रिपरेशन चला है, बीच में कंफ्यूज खड़े हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा बार बार स्ट्रैटेजी बनाने में, कभी टाइम टेबल बनाने में, या कभी कभी दिमाग में आता है कि हम 5 चैप्टर छोड़ के चले जाएं, तो उन सब चीज़ों को साइड में करके हम एक अपना जेन्युइन एफर्ट डाल सकते हैं। शॉर्टकट, रे डीमिंग, स्टेयरिंग एट ए प्रॉब्लम, मतलब ये उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अभी भी नहीं सुधरेंगे, ये ठीक है, वो क्या करेंगे, अभी भी वो शॉर्टकट ढूंढने की तैयारी करेंगे, या फिर कुछ बच्चों को लग रहा है कि अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर भी वो क्या करेंगे, ठीक है हम लास्ट में वन शॉट कर लेंगे, ये ठीक है। तो वो तो बेसिकली जिसे हम बोलते हैं कि वो उस स्टेज पे ले जाएंगे अपनी प्रिपरेशन को जहाँ से कम बैक करना पॉसिबल ही नहीं होगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम दिखती रहती है कि मेरे को फिजिक्स में मान लिया बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट वो उस प्रॉब्लम को देखते रहेंगे विदाउट टेकिंग एनी स्टेप। यू शुड बी फोर्थ कमिंग। जितनी जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को जिसे बोलते हैं एक्सेप्ट करके, एनालाइज करके उस पर वर्क स्टार्ट करेंगे, उतना ही बेटर हमारा रिजल्ट आएगा। जितना हम लेट करते चले जाएंगे, ये ठीक है, उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा। जैसे डॉक्टर्स भी कुछ इस तरह की बात बोलते हैं ना कि आपने आने में बहुत लेट कर दिया, अब तो ये मतलब ठीक ही नहीं हो सकता, इससे पहले आ गए होते तो वी कुड हैव सेव्ड
जो भी वो बीमारी है उसे बचा सकते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और उसको तुरंत एड्रेस करें। ऐसा ना कि देखते देखते नवंबर दिसंबर आ जाए फिर टाइम ही ना बचे उसको एड्रेस करने का। ठीक है, जो और जनवरी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये प्रॉब्लम है, दे विल नॉट एड्रेस, बट जैसे ही जेई मेंस 1 का एग्जामिनेशन होगा उन्हें तुरंत रियलाइजेशन होगा कि व्हाट ए ब्लंडर दे हैव डन। ये ठीक है, फिर उन्हें समझ में आएगा उनके अंदर कैपेबिलिटी थी ये पेपर अच्छा करने का, अगर वो जस्ट ये 3-4 चीज़ें कर लेते पहले से प्रोएक्टिवली टाइम रहते। और उसकी वजह से जैसे बोलते हैं ना कि करियर का या फिर लाइफ का एक बहुत जो सुनहरा चैप्टर लिखा जा सकता था वो उनका बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर वो कुछ एफर्ट डाल रहे हैं तो अप्रैल अटेम्प्ट में इट विल बिकम टाइम्स डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं जिनका सिलेबस लेस्ट खत्म हो रहा है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। ठीक है, क्या सी क्यूब से हो जाएगा? ऑफकोर्स कुछ बच्चे ये पूछेंगे सी क्यूब से हो जाएगा क्या? तो आंसर इज कि अगर आप सिंसियरली पूरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। 80-20 रूल का ये है, मतलब कि जैसे किसी भी चैप्टर में हमने बोला कि कुछ इजी पोर्शन होता है, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ टफ पोर्शन होता है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जो टफ पोर्शन है क्योंकि वो डेप्थ है उसमें खूब डेप्थ में ले जाके समझाना पड़ता है, तो उसमें बच्चे का काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो एक चैप्टर में हो सकता है कि मैंने 10 घंटे थ्योरी पढ़ाया, 10 घंटे थ्योरी पढ़ाने में हो सकता है कि हमारा 4 से 5 घंटा उस चीज़ में लगा हो जो टफ चीज़ है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, पहला चीज़। दूसरा, पेपर में जो मेंस का पेपर होता है उसमें इजी मॉडरेट टफ में टफ वाला पोर्शन हार्डली 20-25% होता है, तो परसेंटेज वाइज भी कम है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा अच्छा परसेंटाइल ला रहा है तो ऑफकोर्स पहले वो इजी क्वेश्चन करेगा, फिर वो मीडियम इंश्योर करेगा, तब टफ की बारी आएगी। टफ की बारी आएगी जब हम 99.7 99.8 क्रॉस करना चाहते हैं, तब उनमें से एक आध क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही फिलॉसफी है कि जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है जो हर चैप्टर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के कुछ चैप्टर छोड़ दिए, हर चैप्टर की जो स्कोरिंग चीज़ है प्लस जो उसका पास्ट का एनालिसिस है, हर तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, वो तरह का जो एनालिसिस है उसकी हेल्प से हम कैसे करिकुलम डिज़ाइन करें। प्लस जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, पढ़ाते समय डेप्थ हो गया कि कितनी डेप्थ तक जाके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, वो सब पिक्चर में आता है। तो वो एक एक एलिमेंट को यहाँ पे एड्रेस किया गया है ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, इजी पेपर सीक्यू में ऐसा भी होता है कि हमने जैसे बोला कि 99 परसेंटाइल आ जाएगा, तो देयर आर इंस्टेंसेस जो सीक्यू से बच्चा 99.8 तक पहुंचे हुए हैं, 99.9 तक पहुंचे, क्योंकि अगर इजी पेपर आ गया और उस बच्चे ने सीरियसली तैयारी किया था, इजी पेपर आ गया मतलब सारे क्वेश्चन इजी आ गए, तो ही इज एज गुड एज जिसने 1-2 साल तैयारी कर रखा था। ठीक है, तो अगर यूजुअल पेपर आता है, टफ पेपर आता है, टफ पेपर आता है तो क्या होता है कि कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। तो इवन इफ, मतलब आपने ये भी सुना होगा कि 240 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आया हुआ है एंड 150 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आया हुआ है। तो जो टफ पेपर है उसमें से अगर हमने केवल इजी क्वेश्चन कर लिए, बस शर्त यह है कि हमारे क्वेश्चन गलत मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि इजी और मॉडरेट वाला कर रहे हैं उसमें भी क्यों गलती हो, अगर हम ध्यान से करें और हम जैसे मान लिया मैं टफ क्वेश्चन को छोड़ ही दूं पूरे पेपर में और 2-3 मॉडरेट क्वेश्चन को भी हम छोड़ दें कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, तो भी 25 में से मान लिया हमारे पास 17-18 क्वेश्चन बचते हैं, उन 17-18 क्वेश्चन पे हम पूरा 1 घंटा लगा सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो अटेंशन है पर क्वेश्चन वो ज़्यादा होगा, टाइम स्पेंड जो है वो ज़्यादा होगा, तो उससे गलती होने का चांस कम हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और इजी पेपर में जैसे मैंने बोला कि बच्चे बहुत अच्छा भी परसेंटाइल लाए हुए हैं। टफ वन इज इंटीजर टाइप, ये मैंने बोला है कि पहले जैसे इंटीजर टाइप में काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे जब ऑप्शन आते थे, अब तो खैर सारे ही क्वेश्चन करने हैं, तो अब टफ क्वेश्चन किसी भी जगह पे आ सकता है। तो यहाँ पे इतनी सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि बच्चों को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करने का आइडिया आ जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब नॉलेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम के लिए हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन तुरंत समझ में आना चाहिए, क्योंकि वरना बहुत सारे बच्चे ये बोलते रहते हैं कि मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि ये टफ है या ईजी है। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला हर वीक टेस्ट होगा, फिर आगे जाके इसी के अंदर यूटीएस होता है हमारा अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, वो इसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा सारे बच्चों को, जिसमें 20 फुल सिलेबस टेस्ट कराए जाएंगे प्लस 6 पार्ट टेस्ट कराए जाते हैं उसके अंदर। तो उतने टेस्ट अगर कोई बच्चा दे देगा सिंसियरली तैयारी करके, और ईच एंड एवरी एलिमेंट वी हैव ऑलरेडी
प्लान्ड कि ये टेस्ट कब होगा, ये कब होगा, ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए ये डिसाइड करने में कि कब कौन सा टेस्ट दूँ। उतना सारा करने के बाद अगर कोई बच्चा सीरियसली पेपर अटैम्प्ट करता है तो उसका काफ़ी अच्छा रैंक आता है। ठीक है, लेक्चर गेट्स बोरिंग टू बर्डन से, मगर किसी दिमाग में ये आ रहा है कि मैं पढ़ नहीं सकता। जैसे अभी मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरे को कोई तरीका बता दो अच्छा परसेंटाइल लाने का, बट मैं 1.5 घंटे के लेक्चर में बोर जाता हूँ। तो आई एम सेइंग कि सॉरी, देर इज़ नो शॉर्टकट। ये ठीक है, और जो कोई भी इस तरह की स्टोरी सुनाने की उसने पढ़ा, वो तो हार्डली 4 घंटे पढ़ता था, फिर भी सेलेक्ट हो गया, देन यू मे नॉट बी द वन, राइट। पहली बार तो ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट करता है, हु नोज। और दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चा है वो एक्सेप्शन है, ये ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं ही वो बच्चा हूं जो मिलियन में से एक होगा। यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड बी प्रैक्टिकल इनफ, अदरवाइज क्या होगा कि पूरा कैरियर दाव पे लग जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट इज इजी टू स्कोर क्योंकि लेस कंपटीशन होता है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है, इवन हमने ये भी देखा है कि जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में जो जेई क्वेश्चन पूछता है उनके लेवल में भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उनका एक थॉट प्रोसेस 12th वाले बच्चों के लिए भी रहता है। तो 12th वाले बच्चे अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, उनके बोर्ड के एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं, तो उनके एक जिसे बोलते हैं ना, एक सेट ऑफ ग्रिलिंग तो निकल ही जाती है थ्योरी वरी वाइज। तो इसलिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अंतर आता है एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन भी कम रहता है। नाउ आई कम बैक टू दिस थिंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए कि विल कवर 50% ऑफ द चैप्टर। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो कई बार कई तरह के हमें सरप्राइज मिलते हैं। और जैसे एक बार में, जैसे जनवरी शिफ्ट में अराउंड 19-20 पेपर होंगे, तो उसमें कई तरह के कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि हम सारे चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक तैयार करके जाएं, क्योंकि यूजली कभी हम बोलते हैं कि इस चैप्टर से खूब आता है, इस चैप्टर से नहीं आता है। तो कभी कभी जिस चैप्टर से नहीं आता है उससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं एक ही शिफ्ट के अंदर, और जिस चैप्टर से खूब आता है उससे हो सकता है कि कम आया और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो वो चैप्टर हमारे लिए बेकार हो गया। उसको चाहे कैसे भी करके चले जाओ, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो हम किसी भी चैप्टर में बना सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग अगर हम ये सोच के जाएं। विल कवर सिलेबस फ्रॉम वन शॉट, जैसा मैंने बोला कि वन शॉट इस तरह की बात होगी कि अगर तुम्हें कोई भी कंटेंट दिया जाए, मान लिया 4 घंटे का, अगर आप 2-2 घंटे करके उसको 2 दिन पढ़ते हो वर्सेस 4 घंटे एक ही दिन में पढ़ते हो, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आएगा। क्योंकि जैसे खाना खाने वाली बात है, हम ये बोलते हैं कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज सारी रोटी खा लें और कल सारा सब्जी खा लें, ये ठीक है, दिस इज हाईली अनहेल्दी थिंग। भले ही वो बंदा जिंदा रह जाए, ये ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ऑप्टिमम फॉर हिज बॉडी। सेम थिंग ओवर हेयर, वन शॉट में अगर कोई बंदा मान लिया बोल रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स तो सेम ही, हम 6 घंटे की क्लास लेके गए, सारा कुछ खत्म करा दिया एक साथ ही, तो ऐसे खत्म कराने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर मतलब इतना दिमाग होता हमारे अंदर, एब्जॉर्व हो जाता, तो ये सिचुएशन नहीं आती कि हमें वन शॉट देने की जरूरत पड़ती। उसके लिए तो बहुत ही, जैसे बोलते हैं, रेयर ब्रेन चाहिए कि जो 6 घंटे लगातार देख के वो सारा कुछ एब्जॉर्व कर ले। आर ब्रेन रिक्वायर सम टाइम टू डाइजेस्ट दीज थिंग्स, इसीलिए लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है, अलग 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 पढ़ाया जाता है, ये ठीक है। यूजली ऐसा नहीं किया जाता कि आज 6 घंटे का या 3 लेक्चर मैथ्स के दे दिए, कल 3 घंटे फिजिक्स के दे दिए, क्योंकि ब्रेन इतना ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो बच्चा वन शॉट के भरोसे बैठा हुआ है, वो हम ये बोल सकते हैं कामचोर बच्चा है, वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो बस ये चाहता है कि उसके सामने मूवी चल जाए लेक्चर्स की, वो देखता रहे और खुश हो जाए कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं है, आपको लेक्चर देखना है, फिर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक वो वाली हर्डल पार नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, विल ट्राई टू कट ऑफ फॉर द मैथमेटिक्स। अगर एक सब्जेक्ट वीक है, यूजली बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है, तो देखो अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो और मैथ्स में दिक्कत है, तो फिर तो आगे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ये ठीक है। तो गलती से अगर पहुंच भी गए, पहली बार तो गलती होगी नहीं, क्योंकि जिस बच्चे को ये लगता है ना कि वो मैथ में उसे दिक्कत है, बाकी दो में उसका ब्रेन बहुत शार्प चलता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स काफ़ी कुछ रिलेटेड है मैथ्स के ही, तो जिसको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसे लगता होगा कि फिजिक्स उसका अच्छा है, बट वहाँ पे भी उसको दिक्कत आएगी। प्लस जितने क्वेश्चन वो कर लेगा मैथ्स में, उतने तो बाकी भी कर लेंगे। अगर जस्ट कट ऑफ निकाल के आ रहे हैं, और जिस बच्चे का मैथ ठीक ठाक होगा उसका बाई डिफ़ॉल्ट फिजिक्स अच्छा ही होगा, तो वो वहाँ पे भी करेगा। तो ये भी अपने ब्रेन को पागल बनाने का एक तरीका है। और दूसरा, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं विदाउट मैथ तो पॉसिबल ही नहीं। विल गिव लॉट्स ऑफ टेस्ट, बट इन द एंड अगेन टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे नॉलेज होते हुए भी वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि किसी के हाथ पैर फूलने लगते हैं, कोई क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लेता है, कोई एक क्वेश्चन में अटक गया, उसका टेम्पो ही खराब हो गया, किसी ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी,
इस तरह की एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। तो उन सब में ऑप्टिमाइजेशन लाने के लिए योर ब्रेन रिक्वायर टाइम, मतलब वो ऐसा नहीं कि लास्ट के 10 दिन करो तुम्हारा ब्रेन सब कुछ, सारे जो इनपुट मिलेंगे वो ऑब्जर्व कर लेगा। अभी से सिस्टमैटिकली जब हम वो बार बार टेस्ट देंगे तो हमारे ब्रेन में धीरे 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 जैसे बोलते हैं इनपुट जाएगा, फिर हमारी जो अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है, जो गलतियां हैं वो कम होंगी, अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अपनी ऑप्टिमम बनेगी। बिल्कुल लास्ट में जाके ये नहीं कर सकते, दैट विल बी टू मच फॉर द ब्रेन टू हैंडल, दिस इज फॉर श्योर। विल फोकस ऑन अप्रैल अटैम्प्ट, जैसा मैंने बोला कि अप्रैल अटैम्प्ट में हैवी कंपटीशन होगा, तो जो जनवरी अटैम्प्ट से डर गया उसके लिए अप्रैल अटैम्प्ट भी बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, मैक्सिमम लोगों का यू विल फाइंड कि उनका बेस्ट अटैम्प्ट जनवरी में ही आया होगा, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका अप्रैल अटैम्प्ट में बेटर आया होगा, बट परसेंटेज वाइज बोलें ये ठीक है, चांस वाइज बोलें तो वो बहुत कम चांस है, ये ठीक है, होते हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि सभी का जनवरी में अच्छा आता है, देर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, बट उनका परसेंटेज काफ़ी कम होगा, तो वहाँ जाके परफॉर्म करने में आई विल से कि परसेंटेज प्रॉबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी गिविंग योर बेस्ट, एंड जो भी बचा हुआ टाइम उसमें सीरियस होकर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर लग जाना चाहिए। एंड इफ़ यू फाइंड अगर जो भी हमने बातें बोली अगर वो रेजोनेट करता है और अगर तुम्हें ये समझ में आता है कि ये जो हमारा साल है वो हमारे कैरियर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, जो आगे का हमारा 30-35 साल का जो भी प्रोफेशनल करियर है वो इसी पे डिपेंड करता है, उस सीरियसनेस के साथ अगर आपको ये रियलाइजेशन हुआ है तो आई विल से कि कमेंट सेक्शन में जरूर जाके ये लिखोगे, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट बी काउंटेड अमंग फेलियर्स। दीज लाइंस लिखने से एक हमारा अंदर की जो एनर्जी है वो हो सकता है चैनलाइज हो और हम बचे हुए टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर पाएं। भले आप इस कोर्स में इनरोल कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई होप इस वीडियो ने जरूर आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा, इनपुट्स दिए होंगे कि जो भी आप गलती कर रहे हो उनको कैसे ठीक किया जाए। आई विल गिव माई बेस्ट कम वॉट में, आई विल चैलेंज माई डेस्टिनी एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने लिए नहीं, मतलब उनको लगता है कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी आ जाए, ये ठीक है, बट जब वो पेरेंट्स का सोचते हैं कि पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेहनत किया है, तो ये उनका भी फर्ज बनता है कि टू रिटर्न समथिंग सो दैट दे वुड बी हैप्पी एंड प्राउड। दिस टाइम आई विल नॉट डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी ऐसे सोचा होगा कि अब मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा, बट समवेयर डाउन द लाइन वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो ही गए होंगे। तो दिस इज़ द फाइनल टाइम, बिकॉज अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें कोर्स करेक्शन के लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो दिस आई शुड बी एबल टू रियलाइज। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट है, कुछ भी कमेंट है, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आर टीम विल ट्राई टू आंसर। ऑल द बेस्ट।